हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार। इसमें हम जानेंगे बिहार के बारे में। तो यह क्लास 6 की हमारी दुनिया भाग 1 की बुक का एनालिसिस है। तो आप हमारा इससे अध्याय 7 तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा राज्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के गोनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती हैं। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कर्मनाशा के निकट की जाती है। बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती हैं। झारखंड में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 में दरार पड़ने से राजू के दादा आज पटना नहीं पहुंच सके। तो हम भारत के मानचित्र में देखेंगे कि बिहार कहां पर है। तो देखेंगे कि बिहार ये उत्तर पूर्व दिशा में बिहार स्थित है। ठीक है, ये जो हरा में दिखाई दे रहा है ये हमारा बिहार है। गुरुजी ने बच्चों के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोच करके बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। ये पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण 445 किलोमीटर तक चौड़ा है। अर्थात बिहार की बात किया जाए तो बिहार की जो लंबाई है, बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर और लंबाई है तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है बिहार की। हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब में पश्चिम देश। यह इम्पोर्टेंट बात है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। पूरब में पश्चिमी बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्यों को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। क्रियाकलाप है जो आप कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों के नाम लिखिए और पड़ोसियों के यहाँ की कौन कौन सी क्रियाएं आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं, सोच कर बताएं। और पड़ोसी राज्यों की घटनाओं से आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है ये भी बताएं। और पड़ोसी राज्यों की घटनाओं की खबरों को अखबारों से काट करके एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए और उनका अपने राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। प्रशासनिक सीढ़ियाँ, आइए जानते हैं बिहार की प्रशासनिक सीढ़ियाँ क्या होती हैं। तो गुरुजी ने बताया, इतने बड़े राज्य के प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल हैं। आप इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अब ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 38 जिलों में बटा है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल भी होते हैं और इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या बिहार में 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर के बने होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह आ गई कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिलों की संख्या 38 है और ऐसे प्रखंडों की संख्या की बात किया जाए तो 34 होते हैं। यह बिहार का नक्शा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मानचित्र है जिसकी ये लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ऊपर अभी पढ़े थे कि इसकी जो चौड़ाई है 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण तक। तो उत्तर से दक्षिण तक 345 इसकी
चौड़ाई है। तो आप मानचित्र में देख सकते हैं। अपने प्रदेश का मानचित्र देख करके अपने जिले की चौहद्दी का पता कीजिए। चार्ट पेपर पर वृत्त चित्र बनाकर अपने जिले का नाम लिखें और अंतर्गत आने वाले अनुमंडलों की भी सूची बनाएं और इस कार्य में शिक्षक का सहयोग लें। आपके रिश्तेदार किन किन जिलों में रहते हैं पता करें। जानेंगे बिहार की जलवायु कैसी है। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु, पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। ये मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। यहाँ पर मुख्यतः 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। आइए जानेंगे कि बिहार में गर्मी का मौसम कैसा है। गुरुजी ने पूछा, कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है। रेशमा बोल उठी, जब हाट, बाजारों, घरों, यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। होली के बाद से ही गर्मी पड़ने शुरू हो जाती है, जून तक पड़ती है और इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं एवं आंधियां चलती हैं जिसे लू कहा जाता है। कभी कभी हल्की वर्षा भी होती है। औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता, जबकि गर्मी में तापमान 40 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। वर्षा का मौसम। गुरुजी ने पूछा, वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं। महेश बोला, ये मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है, नदियों में उफान आता है, किसान खरीफ फसल बोने लगता है। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिछड़े तैयार करके रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाती हैं। अब इसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया, बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोशी इत्यादि नदियां हैं और जिनका उद्गम नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक के 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध, मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग वर्ष भर लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी के मायने। गुरुजी बोले, पिछले दिनों में मेरी भेंट सहरसा जिले के एक किसान से हुई थी। बातचीत क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटों और एस्परों पर रहने चले जाते हैं। ये फूस और प्लास्टिक के काम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर इन्हें सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहाकर न लेकर के चला जाए। घरों को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम आता है। पता करिए कि बाढ़ वाले क्षेत्र में फसल के बजाय डंठल वाले मनीजर के बीज क्यों छींट देते हैं। दक्षिण बिहार में मनीजर के डंठल कैसे, किसी पौधे की खोज कीजिए। मनीजर के बीज कैसे होते हैं। तटबंध और स्पेंसर क्या है। तटबंधों पर रहते हुए मवेशियों की दूधों की बिक्री, बचा कर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना, सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांवों एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने घरों को देखने के लिए इनके पास अपनी नाव होती है।
जिसकी मदद से वे घर की देखभाल करते हैं या काम की चीज़ें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती हैं। पानी उतरते ही वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ के द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में परवल, ककड़ी और मिश्री कंद अर्थात अरहुआ, तरबूज, दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। अगले 8 महीने के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। बताइए, बाढ़ का पानी उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक जरूरतें क्या क्या होती हैं? बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है? बाढ़ से बचाव के समय या बचाव के क्या उपाय हैं? लेकिन क्या ये बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में भी पूरा पानी नहीं रुकता, कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है। ये जल लगभग 4 महीने तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो कि बरसात के मौसम में प्रदेशों के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या असर पड़ता है। कोसी प्रमंडल के जिले में रहने वाले लोगों के बारे में बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठी करो और ऐसे अखबारों की स्क्रैप बुक भी बनाना है। टाल क्षेत्र का एक गांव, पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा, फतुहा से बढ़िया को मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता। ये पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल सा दृश्य उपस्थित रहता है। रेलगाड़ी के द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। बीच से रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपेंगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? रामधनी यही नाम था उस आदमी का, जिसने जवाब दिया, लगता है पहली बार इधर आए हो। अरे ये ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है, तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचे रहते हैं? ये सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, मेड़ हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं हैं। फिर भला फसलों की रोपाई कटाई कैसे करते होंगे? वह बताने लगा, पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। हम अपने खेतों की बुवाई अंदाज से कर देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूं होता है। फसल तैयार होने पर अपने ज़मीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देख करके फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। और उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाँटने वाली कई मिलें भी हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। ये दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। क्या कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल है? हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र। पता कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। कल्पना कीजिए कि प्रांत के अन्य हिस्सों में खेतों से मेड़ हटा दिए जाएं तो क्या होगा। वैसे वस्तुओं की सूची भी बनाएं जो हमें ठंड से बचाती हैं। दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के बीच के महीनों को लिखो। इस बीच और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इनकी सूची भी बताओ। जाड़े का मौसम। अब जाड़े की बात करें। गुरुजी बात शुरू करते इससे पहले ही संजय बोल पड़ा, जाड़े में ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है कि इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं। गरम गरम चाय सबको भाती है। ऊन की बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहन कर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए भी कहते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिन तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे। अब सब चुप। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक।
इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहरी से में तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। प्रायः दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। कृषि व्यवसाय। गुरुजी ने कहा, बच्चों, तुम अगर गांव में रहते हो तो सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। वे कई प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। गांव में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। बिहार में धान की प्रमुख खेती है। धान से ही चावल प्राप्त होता है। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता। तंबाकू से सिगरेट, बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन। आइए जानते हैं बिहार में वन की स्थिति। तो बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया, पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई, बांका जिले में भी कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिले में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्सों में आच्छादित वन आच्छादित हैं, कुछ हिस्से से आच्छादित है। राजगीर पहाड़ियों, कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन हैं। तंबाकू। जानते हैं बिहार में तंबाकू की क्या स्थिति है। हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते हुए देखा। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? इसका मतलब क्या है? क्या कभी सोचा है? गुरुजी की ये बात चौंकाने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल आए और सरेसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। ये किसी खास गांव का नाम न होकर के तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी जाता है। यहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ रख करके तंबाकू के पौधों को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। एक सीध में एक एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं। शुरुआत के एक सप्ताह तक धूप से बचने के लिए दिन में पौधे को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार ढेले बिल्कुल नहीं रहते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिगो करके धीरे धीरे सुखाते हैं। भिगो कर धीरे धीरे और पत्तों को लपेट करके रखे जाते हैं। क्योंकि सरेसा इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसीलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। मीठी चीनी कहाँ से आती है? तो गुरु, गुड़ और चेला चीनी। गुरु, गुड़ और चेला चीनी, यह मुहावरा हम रोजाना सामान्य बात में कहते हुए सुनते हैं, मगर क्या कभी सोचा है गुड़ चीनी कहाँ से आती है? गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण पहुंचना होता है। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ जाओ और एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ एक काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियाँ चीनी मिल का कुछ दृश्य देख सकते हैं।
का पानी बहकर आता है। मिट्टी में चूने का अंश चला जाता है। ये मिट्टी ईंख की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए हैं और वे चीनी मिलों की ओर जा रही हैं। चीनी मिलों में किसान गन्ने को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना बड़े किसान हैं, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ चीनी बनाई जाती है। यही सच है ना गुरुजी? बिल्कुल ठीक। क्योंकि किसानों की गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती हैं और उन्हें नगद पैसा भी दे देती, इसीलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजा करके नकदी प्राप्त कर लेते हैं। चीनी मिलें इन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती हैं और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचती हैं। छोटे किसान गन्नों की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों को भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती। गुरुजी आगे बोले, वहाँ बहुत सारे लोग को इन चीनी मिलों में रोजगार मिलता हुआ। स्थानीय लोगों या लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीद कर किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर सारण जिले में है। वहाँ चीनी मिलें भी हैं और चॉकलेट भी बनती है। वो जब भी आती हैं हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारी चॉकलेट लाती हैं। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी ही मीठी है। चलिए अब टिफिन का समय हो गया है। हाँ हाँ चलो सब चलते हैं। पता कीजिए गन्ने को किसान मिलों में ले जाकर कैसे तोलते होंगे और कैसे तैयार चीनी को बाजार में बेचने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। छोटे किसान गन्नों के छिलकों को क्या उपयोग करते हैं, सोचकर बताएं। बेतिया के ईंख उत्पादक राज्य कागज मिलों और डिस्टिलरियों को बच्चों माल भी उपलब्ध कराते हैं, बताएं। वन्य प्राणी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते, बाघ, भालू, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय, हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार होती, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिलों के वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू, हिरण भी बहुत बहुलता में मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभ्यारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभ्यारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। भीम बांध अभ्यारण्य और इसके गर्भ जल के सोते किसी का भी मन मोह सकता है। गंगा सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। इनमें गेहुअन अर्थात कोबरा, कुरेद, धामिन इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले के कांवर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी है, जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का एक आकर्षक जगह। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन प्रवासी क्रेन भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय किया ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। जनसंख्या। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,637 है और बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। बिहार का पटना नगर। तो बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर और इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं।
बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है, एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है। ये भी भूमि की उर्वरा शक्ति के नष्ट होने का महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि होती है। इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है, फिर भी सभी पढ़े लिखे स्वस्थ रहे, यही सबका सपना होना चाहिए। क्रियाकलाप करना है तो बिहार के नक्शे पर उन जिलों को दर्शाइए जहां वन पाए जाते हैं। वन न हो तो क्या होगा, सोच करके बताएं। बिहार में पाए जाने वाले जंगली जानवरों की सूची भी तैयार करें। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ, ये आपको बताना है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, सरैसा क्षेत्र में शामिल कौन से ज़िले हैं, या गन्ना उत्पादक ज़िले कौन से हैं। इन खाली जगहों को आप बार बार वीडियो देख करके और प्रश्न देने का प्रयास जरूर करें और इन प्रश्नों को अपने नोट्स पे ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर करके बता सकते हैं। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से जुड़ करके आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल है जिसमें जा करके आप अपनी बातों को बता सकते हैं कि क्या मुझे करना है, वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही, आगे क्या करना है, अपनी राय सुझाव ज़रूर दें। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर हित में दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।